बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं जंगली, मुसन्निफ रज़िया बट, आवाज़ हिरा मजीद की। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं कॉल नंबर 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249573 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 5 सफ़र नंबर 125 से। बाजी से मशवरा ले लिया करो, वो मेरी सरपरस्त जो हैं, इनसे भी पूछ लिया करूँगा, मगर पहले तुम्हारा मशवरा लेना होगा क्योंकि वो घर तुम्हारा होगा और तुम्हारी बाजी का नहीं। वो सिर्फ मुस्कुरा दी और फिर इसने पूछा, जब तक आप इजाज़त दें। मैं मजाक में मुस्कुराकर बोला, मेरी तरफ से वो सारी उम्र यहाँ, मेरा मतलब है मेरे साथ रहे। शबनम ने भी माकूल जवाब दिया, वो तो शादी के बाद रहेंगे, मगर इस घर में नहीं, एक और घर में जहाँ मैं तुम्हारे लिए घर को जन्नत बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे करीब आ जाओ, इसने कहा। मैं जाती हूँ, बाजी इंतज़ार में होंगी। पता नहीं इन्हें क्यों मेरा अपने कमरे में रहना मिनट घंटा भर महसूस होता है। बेहतर आलीजा, जावेद ने जैसी इजाज़त दे दी और फिर शबनम नीचे चली गई। ये औरतें शादी के बाद ना जाने क्यों इतनी बातूनी हो जाती हैं। इससे देखा इसकी और जावेद की अम्मी अभी तक बातें कर रही थी और अब मौजूद बदलकर महंगाई और इसका रद्द अमल पर था। बातें शायद तब तक ख़त्म न होती जब तक इन लड़कियों में से कोई मुदाखलत करके बातचीत ख़त्म न करवा देता, मगर इन दोनों के लिए इतनी बातें ही बहुत थी कि चलो दोनों में इतनी पक्की दोस्ती तो हो गई कि वो अब हर अहम फैसला आसानी से और बाखुशी करेंगी, जिस फैसले का फर्दन शबनम और परवीन को इंतज़ार था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और इस दौरान कई बार जावेद की अम्मी शबनम के घर आकर मेहमान ठहरी। परवीन घर में और शबनम कॉलेज जाती हुई जावेद से मुलाकातें करती रही। ये अलग बात कि परवीन की मुलाकातें आर्जी और गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ करती थी, जबकि शबनम और जावेद ने कस्में खाकर और खुदा को शाहिद बनाकर भी एक दूसरे के लिए खुद को वाकिफ कर देने का अहद कर रखा था। शबनम अब फाइनल ईयर में थी और 6-7 माह बाद वो एमए फाइनल का इम्तहान देने वाली थी। अचानक एक दिन एक खातून जो बहुत बड़े ताजिर की बीवी थी, वो इन लोगों की रिश्तेदार भी थी, अपने बेटे का शबनम के लिए पैगाम लेकर आ दिखी। इन्होंने परवीन और शबनम की मौजूदगी ही में इनकी माँ से कहा, बहन, तुम जानती हो कि जो इन बेटियों और बेटों की शादी का फिक्र माओ को दिन रात सोचों में मसरूफ रखता है, और मैं शबनम बेटी के लिए आई हूँ। माशाअल्लाह, तुम जानती हो कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दौलत है, जायदाद है। मेरा बेटा तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है और अपने ही कारखानों का मालिक भी। वो शबनम के साथ पढ़ता रहा है और अपनी शबनम इसकी शराफत की खुद कसम खा सकती है। वो चाहता है कि इसका रिश्ता किसी पढ़ी लिखी लड़की से हो। जहेज की ज़रूरत नहीं, बस शबनम की शादी से ही हम खुश होंगे और शब्बो बेटी को जो कुछ चाहिए वो इसे इसके ससुराल से मिल जाएगा। ये हमारा फ़र्ज़ जो है। आपका क्या ख्याल है बहन? शबनम की माँ चुप रही, जैसे वो नीम रजामंद हो। आखिर कहीं तो इसकी शादी करना थी। इन्होंने परवीन से पूछा, क्यों बेटी, क्या ख्याल है तुम्हारा? अम्मी परवीन जैसे इस शादी के पैगाम से खुश हो गई और बोली, अम्मी, जैसे आप पसंद करें, मगर तुम्हारी मर्जी क्या है? माँ ने पूछी। शादी वगैरह तो हम शबनम की तालीम से फारिग होने के बाद करेंगे ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं। अभी तो मंगनी की रस्म होगी और तालीम की तकमील में कौन सी साल बाकी रह गया है। चंद माह बाद वो पढ़ाई से फारिग हो जाएगी, तो फिर आप जो चाहें, परवीन ने कहा। शबनम के जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसे अपना सर घूमता और फिर पूरा घर खुद पर कहकहे लगाता दिखाई दिया। भला परवीन बाजी ने ऐसा क्यों कह दिया, जबकि वो जानती हैं कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। और वो उठी और जैसे खुद कह दिया, अम्मी, अभी ऐसा कोई फैसला ना कीजिए, मुझसे पूछ तो लें। और इससे पहले कि इसकी अम्मी कुछ पूछती, वो उठकर अंदर चली गई। परवीन ने आने वाली से कहा, खाला, ठहर जाओ, मैं अभी शबनम से पूछ कर आती हूँ।
मंगनी की बात भी फिर होगी। हाँ हाँ बेटी, जरूर पूछ लो। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों की राय घर के हर फर्द पर हुक्म हुआ करती है। मगर शबनम की अम्मी चुप रही। वो इन्हें ये बात कुछ बुरी लगी, मगर वो बात बेटी का रिश्ता तय कर रही थी, इसलिए आने वालों ने से कोई भी ऐसी बात ना करना चाहती थी जो इन्हें अच्छी ना लगे। और फिर शबनम के लिए, जिसका बाप इसे बचपन में छोड़कर अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया था, इससे अच्छा रिश्ता शायद कभी न मिल सकता। वो तो एकदम हाँ कर देने वाली थी शबनम, मगर शबनम की बात ने इसको परेशान कर दिया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इन नाजुक मौकों पर इनके ख्याल में बेटियों को दखल देना ना चाहिए था। वो परवीन की मुंतजिर थी। परवीन ने शबनम के कमरे में पहुंचकर इससे पूछा, तुमने इनकार वाले अंदाज में बात क्यों की? शबनम तुम गम और गुस्से में भरी हुई थी। इसने कहा, बाजी तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मेरे जज्बात से खेल रही हो। हाँ हाँ, मगर आखिर शादी तो करना जरूरी है ना बेबी। होगी, शबनम जैसे चिल्लाई। मैं अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ाई के बाद फैसला करूंगी। अभी मैं खुद को किसी भी मंगनी वगैरह के बंधन में बांधना नहीं चाहती। अजीब बात है, हैरानी से परवीन ने कहा। भाई तुम इनकार कर दो, और हाँ, एक बड़ी बहन की हैसियत से मेरी बात जरूर इत्मीनान से सुन लो। शबनम चुप रही और परवीन ने भी कुछ देर चुप रहकर कहना शुरू किया। बेबी, घर अच्छा मिल जाए तो ये लड़कियों की खुशनसीबी हुआ करती है, और इसके लिए बहुत से ख्यालात बदलना और खुद को घर वालों की मर्जी में ढालना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा रिश्ता कोई और नहीं मिल सकता। मगर इसके बावजूद मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। अब बताओ क्या चाहती हो? ओ बाजी, वो जैसे सर पीट कर बोली, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा इक़दाम किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप मुझे, मेरे जज्बात और मेरे प्यार को जानती हैं। आप इन्हें अच्छे अंदाज में इनकार कर दीजिए। जब वक्त आने पर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, इस वक्त आप मेरी मदद जरूर कीजिएगा। परवीन भी किसी अनाड़ी थी और शबनम के लिए इसका मुतालबा लिख पढ़कर कुछ बनने की जद्दोजहद जानकर बोली, अच्छा गुस्सा थूक दो, मुझे सब मालूम हो गया। मैं फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। मैं अम्मी से कह देती हूँ। अच्छी बाजी, देखना कोई ऐसा फैसला ना कर बैठना कि बहन को दुल्हन बनाते बनाते इसका जनाजा सजाना पड़ जाए। अच्छा बेबी, प्यार से परवीन ने कहा, और फिर वो बाहर चली गई। आने वाली खातून और शबनम की अम्मी बैठी इस मौजू पर बात कर रही थी। वो शिद्दत से परवीन का इंतजार कर रही थी। इनकी माँ ने पूछा, हाँ क्या हुआ बेबी? बेबी ने क्या कहा? माँ, परवीन ठहर ठहर कर बोली। बेबी कहती है कि मैं जब तक इम्तहान पास न कर लूँ शादी या मंगनी के बंधन में नहीं बन सकती। इस तरह मेरा जहन बढ़ जाएगा और मैं शायद कामयाब ना हो सकूँ। और मेरी राय भी अभी मंगनी की जरूरत नहीं है। फिर वो माँ की राय से पहले आने वाली खातून से कहने लगी, हमें इनकार नहीं करना खाला, मगर अभी मंगनी की हाँ भी ना करने करेंगे। अगर आप इंतजार कर सकती हैं तो शबनम बेबी के नतीजे तक इंतजार फरमाइए। इम्तहान के बाद फिर आना होगा, सब तकरीबात तक तय कर लेंगे। अभी हम माजरत ख्वाह हैं। वो तेज सांस लेकर बोली, अच्छा बेटी, मगर याद रखना मेरा बेटा, जिसे हम प्यार से बल्लू कहती हैं, हमारा इकलौता बेटा है। इसे शबनम बेटी भी लड़कियों से अच्छी लगती है। इसने खुद मुझसे कहा था कि शादी करना है तो वहाँ जाओ, और मैं इसी के इंतजार करूंगी। मगर अगर मंगनी हो जाती तो मेरे बेटे को हौसला हो जाता। बहन, सब कुछ हो जाएगा, कुछ माँ और का और इंतजार इतना तभी तो नहीं होता। मैं आपको खुद इत्तला दूंगी। अच्छा बहन, वो बोली और चुपचाप ना जाने क्या सोचने लगी। जबकि परवीन भी एक अलग सोच में गुम हो गई थी। वो सोच रही थी, तो क्या इसका नाम भी जावेद है? मगर मैं इसे कभी जावेद ना कहूंगी, बल्लू ही कहा करूंगी। ना जाने ये नाम क्यों लोगों ने अपना लिए हैं। अगर सिर्फ बल्लू ही नाम रख लेता तो क्या था, मगर खैर। माँ ने इसे चौंका दिया। क्या सोचने लगी बेटी? कुछ भी नहीं अम्मी, इसने कहा। शबनम बेबी के बारे में सोच रही थी। माँ ने इसे भी दुख देखकर निगाह से देखा और बोली माँ ने इसे भी दुख की निगाह से देखा और बोली, इस जवान बेटी का फिक्र भी मुझे दिन रात सोचों में डाले रखता है। अगर तुम इसके बारे में बात कर रही होती तो मैं इनकार ना करती। आने वाली ने बात बदलने को कहा, खुदा इसका भी जरूर घर बसाएगा बहन। और फिर आने वाली ने चाय पीने के बाद इजाज़त ली और वादे के साथ कि शबनम की अम्मी मुनासिब वक्त पर इसे ज़रूर इत्तला देंगी, क्योंकि वो शबनम के अलावा और किसी को बहू नहीं बना सकती। खाला के जाने के बाद शबनम की अम्मी ने दुख समेट कर कहा, बड़ी जिद्दी होती जा रही है शबनम। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। काश वो मेरे जहन से सोचती तो कभी जिद ना करती। अम्मी, परवीन ने कहा, इसने भी ठीक कहा है। रिश्ता फिर मिल जाएगा, इसे अभी घबराने की जरूरत क्या है, वरना जो किस्मत में होगा। फिर शबनम की अम्मी खुद इसके कमरे में गई
जहाँ शबनम बिस्तर पर औंधी लेटी रो रही थी। फिर शबनम की अम्मी खुद इसके कमरे में गई जहाँ शबनम बिस्तर पर औंधी लेटी रो रही थी। माँ ने इसे रोते देखा तो बोली, बेटी, एक दिन हर बेटी को घर छोड़ना पड़ता है। तुम अभी क्यों रो रही हो? एक दिन मुझे तुमसे भी ज्यादा रोना आएगा जब तुम मुझसे जुदा हो जाओगी। और माँ वाकई रो दी। शबनम माँ के सीने से लगकर सिसकी बड़ी और फिर माँ से इसके आंसू अपने दुपट्टे से जस्ट करते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बातें मान ली हैं, अब चुप हो जा मेरी लाडली, वरना वरना मेरा दिल फट जाएगा। और शबनम वाकई चुप हो गई। माँ बाहर चली गई। दोपहर का खाना तैयार करने के कामों में वो सारी बात भूल जाना चाहती थी। मगर परवीन अब शबनम के कमरे में बैठी इससे दुख सुख की बातें कर रही थी। इसे दुख था कि एक ऐसा ही मौका पैगाम अभी तक इसके लिए क्यों नहीं आया। वह जरूर से ज्यादा उदास थी। शबनम ने इसे अपने फैसले का रद्द अमल जाना और बोली, बाजी, आप बिला वजह उदास होती हैं जबकि आप तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगी। परवीन ने रिश्ता जावेद के लिए जाना और कहा, खुदा तुम्हारी दुआ पूरी करे बेबी। दोनों चुप फिर सोचो ही में घूम रही। और तब सपूत पर दीन ने थोड़ा इससे कहा, बेबी, इम्तिहान कब खत्म होगा? बाजी, अभी 8 माह बाकी हैं। फिर क्या करोगी? जो आप चाहें, शबनम बोली। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें अपने हाथ से दुल्हन बनाऊंगी। वादा है ना बाजी? शबनम ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा और परवीन ने हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ हाँ बेबी। फिर वो दोनों अलग हो गईं क्योंकि अम्मी परवीन को बावर्ची खाने में बुला रही थी। शबनम का रिश्ता क्या आया था, घर में कोहराम मचा हुआ था और परवीन जल्द से जल्द अपने बारे में माँ के जहन में बात डाल देना चाहती थी। जबकि शबनम जावेद से मिलकर इस दिन के वाकयात बताने के बाद इसे मजबूर कर देना चाहती थी कि वो फिर अपनी अम्मी को बुलाए और इनसे कहे कि हम इन दोनों के बारे में बात करें। अगर वो ये मकान छोड़ने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता तो ये इकदाम बहुत खतरनाक हो जाएगा। वो तो जावेद को मजबूर कर देना चाहती थी कि वो अगर ऐसे अहम वक्त पर पुलसरात पर से भी गुजरना पड़े तो गुजर जाए। मगर ना जाने क्या बात थी कि वो आज इतना लेट हो गया था। वो अभी तक घर ना आया था। ये भी इत्तेफाक ही था कि जावेद को इस दिन परवीन ने खाना और चाय देने जाते वक्त कुछ भी बताया और शबनम जावेद से मिल ही ना सकी। वो रात इसने जैसे कांटों के बिस्तर की जगह, जबकि वो सुबह के इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब वो और जावेद कॉलेज जाते वक्त मिलने वाले थे। इस दिन जब वो सुबह खुद जावेद को चाय देने गई तो इसने सिर्फ इस कदर कहा कि मैं आज जल्दी स्टॉप पर पहुंच जाऊंगी, आप भी जल्दी आ जाइएगा, बहुत सी अहम बातें करना है। आ जाइएगा ना? आ जाएंगे ना? अगर तुम मुझे दोजख में भी आने का कहो तो मैं आ जाऊंगा। जावेद ने बेहुदा सा अजीब मजाक किया जिसे शबनम ने अच्छा न जाना। इसने कहा, मैं जब आवाज दूं तो आ जाना। मेरा आज यहाँ ज्यादा देर ठहरना अच्छा नहीं। वो बेचारा घबरा सा गया। इसने महसूस किया जैसे इन दोनों के प्यार और घर से बाहर इतनी मुद्दत से मुलाकातों का पता घर वालों को चल गया है और इन्होंने जरूर शबनम को शदीद सरजनिश की है जो वो यहाँ कोई बात करना भी नहीं चाहती। इससे अच्छी तरह नाश्ता भी ना किया गया और वो भी लिबास तब्दील करके नीचे से बुलंद आवाज में अपनी माँ से मुखातिब शबनम की आवाज सुनाई दी और वो कह रही थी, अम्मी, आज कॉलेज जल्दी लगेगा और मुझे 1 घंटे पहले पहुँचना चाहिए। मैं जा रही हूँ। जावेद के नाम पैगाम तो था और वो अब तक तैयार हो चुका था। ठीक 3 मिनट बाद वो भी अपनी फाइल लेकर सीढ़ियां उतरा और बाहर निकल गया। घर के किसी भी फर्द को इसके बारे में कोई शक करने की गुंजाइश तक न थी। फिर वो बस स्टॉप पर मिले तो शबनम ने कहा, आज कहीं करीब ही नश्त हो जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि अगर मैंने वो बात जल्द आपसे ना कही तो मैं रात से अपने लेने में पुकार रही हूँ तो मेरा दिल फट जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात है? वो हैरानी से बोला, भाई पहले चलो तो सही कहीं। या सड़कों पर खड़े होकर ऐसी बातें करूंगा? क्या सड़कों पर खड़े होकर ऐसी बातें करूंगी? वो जैसे उससे लड़ रही थी।
जावेद डर सा गया कि ज़रूर कोई ऐसी बात हो चुकी है जो इन दोनों के संगीन हालात से दो चार कर देगी। वो पैदल ही चल पड़े और फिर एक होटल के केबिन में पहुंचकर वो अभी बैठे ही थे कि बहरे ने ऑर्डर का पूछा। चाय और सैंडविच, वो बोला। इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो नाश्ता किया था। आपने हैरानी से शबनम ने पूछा। मैं नाश्ता भी कहाँ कर सका, सिर्फ चाय पी और यहाँ आ गया। तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल रखा है, ना कुछ बताती हो और ना मेरा फिक्र दूर करती हो। ये सब अदाकारी तो नहीं, काश ये अदाकारी होती। इसने तब सांस लेकर मजाक से कहा, भाई अब दो ही लफ्जों में बता दो कि क्या हुआ और क्यों इतनी परेशान हो। हाँ हाँ, मैं बताने वाली थी कि कल मेरे लिए एक रिश्तेदार घर आए थे। बहुत अमीर लोग हैं और लड़का भी बुरा नहीं, और अम्मी तो हाँ करने के तैयार हैं। पर फिर क्या क्या कहना उन्होंने। वो जैसे कुर्सी से उछल पड़ा। उन्होंने हाँ कर दी थी, मगर मैंने इनकार कर दिया, शबनम बोली। वो मान गए? जावेद ने सुकून का सांस लिया। नहीं भाई, माँ ने कहा, शबनम ने जवाब दिया। मैं अपने कमरे में चली आई और बाजी मेरी राय लेने वहाँ आ पहुंची। बहुत बेदर्द निकली बाजी। उन्होंने तो वो घर पसंद कर लिया था। मुझसे कहने लगी, ऐसे रिश्ते मुकद्दर से मिला करते हैं, और मैंने जब इनसे झगड़ा तक कर लिया तो वो सब मंगनी की हाँ करने से रुक गई, इस शर्त पे कि जब मेरी तालीम से फारिग होंगी तो इनको इत्तला दे देंगी, और तब वो वहाँ मैं इनसे आगे सुनना भी गाली ख्याल करती हूँ। वो जैसे रो पड़ी। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? जावेद भी मायूस हो गया। भला होगा क्या? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। इतनी बार तुम्हारी अम्मी आई, वो कम से कम बात ही कर देती। अम्मी से कुछ बातें तो बनती। मैं लड़की हूँ, मैं भला अपने मुंह से कैसे कह दूं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये तुम्हारा काम था, और तुम तो सुस्ती करके मुझे नाउम्मीदियों से खंडन फेंक रहे हो। और जैसे सिसकियां लेने लगी। चुप हो जाओ शबनम, दुख से वो बोला। चाय और सैंडविच की तरफ इनकी तवज्जो ही ना थी। वो तो खुद अपनी जिंदगी की भूल भुलैयों में फंस गए थे। जावेद ने फिर कहा, भाई तुमने क्या मुझसे नहीं कहा था कि अभी अपनी अम्मी को मना कर दो, वरना मैं इस घर में ना रह सकूंगा, और अब तुम उल्टी बातें करती हो। हाँ कहा तो था, वो सोच कर बोली, मगर अब क्या करना है? अब तुम जल्दी से अपनी अम्मी को बुला लो और इनसे कहो कि मेरी अम्मी से बात करें। ये मामला लेट हो गया तो वो सब कुछ हो जाएगा जो हमारी जिंदगी में जहर घोल देगा। भाई पहले मकान तो ले लूं, तब तक लोगे? कब तक लोगे? आखिर 2 साल में मकान भी ना लिया जा सका आपसे। वो जैसे लड़ रही थी। मैंने एक मकान करीब ही देखा है, एक आध माह में ले लूंगा, फिर मैं वहाँ चला जाऊंगा और अपनी अम्मी को भी वहाँ ले आऊंगा तुम्हारे इंतजार के लिए। चलो अब चुप हो जाओ, बात होते होते रह गई है ना। मैं मामला दुरुस्त कर लूंगा, और हाँ मैं तुम्हारी बाजी से भी बात कर लूंगा। वो हमारी राजदार है, वो हमें जरूर मदद करेगी। चल जैसे तुम चाहो करो, मगर जल्दी करो। चंद दिन में मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर वो चाय और सैंडविच की तरफ देखकर बोला, ये चीजें ठंडी हो रही हैं, चलो अब बनाओ। एक प्याली मुझे दो और एक खुद भी पियो। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। अरे मान भी जाओ ना अब। वो सैंडविच उठाकर इसे खिलाने लगा। शबनम ने मुंह खोल दिया और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। चंद बातों में दिल की भड़ास निकल गई थी। शबनम फिर याद दिलाया, मकान के लिए तुमने रकम जमा कर ली होगी। हाँ हाँ, मैं सिर्फ मकान की तलाश में हूँ। तुम्हारी किसी सहेली की नज़र में कोई अच्छा सा घर हो तो बताओ, मैं खरीद लूंगा। मैं आज ही बात कर दूंगा मैं आज ही बात करूंगी। इसने भी वादा कर लिया। फिर वो एक दूसरे के हाथ में यूं हाथ लिए बैठे रहे जैसे वक्त अपनी रफ्तार के साथ एक दूसरे से जुदा कर देगा, और वो उदास उदास से एक दूसरे को देखते रहे। हर चंद वो अब मुतमईन से हो गए थे, मगर घर में आने वाले एक पैगाम ने दोनों का सुकून बर्बाद कर दिया था। फिर शबनम ने कहा, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। हाँ मैं भी लेट हो रहा हूँ, चलो 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 चलें। जावेद बिल अदा करके तख्शे में शबनम के साथ सवार हुआ और फिर दोनों अपने अपने मकाम की तरफ चल गए। सारा दिन लेक्चर ने जो भी पढ़ाया वो शबनम की समझ में नहीं आया। इसका जहन तो कोई और ही ताना बाना बुन रहा था, और शबनम इस दिन किसी सहेली से मकान की बात भी ना कर सकी। जावेद भी इस दिन अच्छी तरह बैंक में काम ना कर सका, और वक्त से बहुत पहले इस वक्त घर चला आया, जब परवीन तो घर आ चुकी थी मगर शबनम अभी घर न पहुंची थी। परवीन ने इसे आते ही पूछा, आप आज जल्दी आ गए? हाँ मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द सा है, ना जाने क्यों। क्या चाय की एक प्याली पिलाओगी? हाँ बेटी। जावेद बेटे को चाय जरूर बना दो, और देखो वो सर दर्द की गोलियां भी मेज के दराज में रखी हैं, 2 गोलियां दे दो, दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी, परवीन ने कहा, और फिर वो चाय सर दर्द की गोलियां लेकर जब ऊपर पहुंची तो जावेद बिस्तर पर लेटा हुआ था। परवीन वो देखकर वो उठ बैठा।
پروین نے خود چائے بنا کر اسے دی اور گولیاں بھی، شاید اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا جو وہ گولیاں کھا گیا۔ پھر پروین نے کہا، چائے ختم کر کے لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جاوید نے اس کے سارے پیار پر پانی پھیر دیا اور پھر وہ خود ہی بولا، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ کرسی پر بیٹھ جائیں نا۔ وہ بیٹھ گئیں۔ جاوید کچھ سوچتا اور ہچکچاتا رہا اور پھر اس نے کہا، آج میں کچھ پریشان ہوں۔ آخر بات کیا ہے؟ پروین نے پوچھا۔ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے جو بہت دنوں سے کرنا چاہتا ہوں مگر کر نہ سکا۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ ہاں، میں آپ کو کیوں روکوں گی، وہ بولی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا اور چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ وہ سمجھی کہ آج جاوید بڑے مون میں ہے اور سر دبانے کی پیشکش نے ضرور اسے بات کرنے کا جو حوصلہ دیا ہے۔ وہ تو خود کوئی ایسی بات سننے کے لیے مدت سے بیتاب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی شرمیلی تھی کہ ایسی بات کا جواب بھی نہ دے سکتی تھی۔ مشرق کی لڑکی تھی نا۔ جاوید رک کر کہا، پروین صاحبہ، آپ میرے بارے میں پوری طرح آگاہ ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے اپنے پیار اور مستقبل کے فیصلے کے بارے میں کوئی مشورہ نہ کر سکا، مگر اب جبکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں وہاں شادی کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں جہاں میں نے فیصلہ کیا تھا اور میرے خواب تعمیر کے بغیر بکھر رہے ہیں، تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ سے التجا کروں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ پروین، میں وہ شخص ہوں جس کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، صرف ماں ہے، اور میں اپنا دکھ ماں سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ بتاؤ میں کس سے دکھ بیان کروں، اور میں کب تک جدائی کے ان کانٹوں پر بھرے بستر پر لوٹتا رہوں؟ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ جی، وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ آپ کی امی اتنی بار آئیں، بات کر لیتے نا، میں نے جلد ایک مکان خریدنا ہے۔ امی پھر آ کر بات کریں گی، تب میں اس مکان میں منتقل ہو جاؤں گا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میری مشکل تب ضرور آسان ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے بھاگی، مگر پہلی بار جاوید نے اس کا بازو پکڑ لیا اور روکتے ہوئے بولا، پروین بھلا تم ان باتوں پر کیوں شرما رہی ہو؟ مجھے جواب دو ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ہاں میں یا نہ میں جی میں جواب دے چکی ہوں۔ وہ جواب مکمل نہیں ہے، جاوید نے کہا۔ شادی وغیرہ کی بات پر ہمیں کسی مرد کا سامنا نہیں کر سکتی لڑکی جو ہوں، مگر میں یہ ضرور وعدہ کرتی ہوں کہ وہی ہوگا جو آپ اور آپ کی امی چاہیں گی۔ شکریہ پروین، جاوید نے کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چائے کے برتن لیے بغیر نیچے بھاگ گئی اور بہت دیر اپنے کمرے میں بیٹھی لمبی سانسیں لیتی رہی اور اس جگہ کو چومتی وہی جہاں جاوید اسے پکڑا تھا۔ وہ جیسے جاوید کو ہاتھوں کو بوسہ دے رہی تھی۔ ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا علم تھا کہ اس کی بیٹی جذبات کے کن طوفان سے گزر رہی تھی۔ شبنم جب گھر پہنچی تو وہ کچھ مطمئن سی تھی۔ وہ دوپہر کی باتوں کے بعد پروین کا یہ عالم تھا کہ وہ جاوید کا سامنا بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ بے حد اداس اور افسردہ گھر سے گئی تھی، مگر گھر آنے تک اس نے خود کو سیٹ کر لیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اس کا استقبال پروین نے کیا۔ وہ آج بے حد کچھ پیارے اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیبی۔ آج وہ سب کچھ مکمل ہو گیا جو نامکمل تھا۔ کیا باجی؟ صاف صاف بتا دو نا۔ وہ حیران نظروں سے باجی کو دیکھ رہی تھی۔ میں آج ان سے ملی تھی۔ کن سے؟ وہ کچھ جان کر بھی پوچھ بیٹھی۔ جاوید سے۔ اور کس سے؟ میں نے اس سے بات چیت کر لی۔ تم یہ سن کر خوش ہوگی کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہے اور ایک نیا مکان لے کر وہاں چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنی امی کو یہاں بھیج کر اس گھر میں شہنائی بجا دیں گے۔ وہ تو خود اتنے بیتاب ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شکریہ باجی، شبنم نے ساری بات الٹ سمجھی اور کہا، انہوں نے یہ مجھ کو بتا دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو اور مجھے بھی مبارکباد دو۔ یہ سب تمہارے لیے خوشی ہی تو ہے بیبی۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ بس خوش ہوں۔ وہ بات بھی صحیح نہ کر سکتی تھی، جیسے شبنم چپ چاپ سنتی اور شرماتی رہی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس کی باجی یہ سب کچھ کر دکھائیں گی۔ پھر اس نے کہا، اب کیا حکم ہے باجی؟ تم انہیں کھانا دینے جاؤ گی اور باقی سب تم پوچھ آنا، آخر تمہارا حق بھی تو ہے۔ شبنم، بہت اچھا باجی، شبنم نے جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ آج اس کی باجی کو کیا ہو گیا ہے جو وہ ایسی باتیں اور اتنے پرجوش انداز میں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، اور ہاں وہ جو کہیں مجھے بتا دینا۔ ضرور بتاؤں گی باجی۔ آپ نے تو نہیں بتا دیا مجھے۔ آپ نے نہیں بتا دیا مجھے۔ شاباش۔ اس نے یوں شبنم کی پیٹھ تھپکی جیسے وہ ایک بچی کو پیغام رسائی کے فرائض سونپ رہی ہوں اور شبنم اس کی بہترین مددگار ہو۔ اور شبنم آج اپنی بہن
वो अपनी सहेलियों की तरह हमराज का और साथी पाकर इतनी खुश हो गई थी जैसे इसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। फिर जब वो जावेद के लिए खाना लेकर इसके कमरे में पहुंची तो वो मुतमईन थी क्योंकि आज जावेद से घर में खुलकर बात करने की इसकी बाजी ने इजाजत दे रखी थी। हमसाये में कोई खास बात होगी जो इनकी अम्मी आज वहां चली गई थी। यूं तो कोई माँ जब घर में कोई गैर मर्द मौजूद हो तो अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर नहीं जाया करती, मगर शबनम की अम्मी को अपनी बेटियों के अलावा जावेद की शराफत पर भी इतना भरोसा था कि वो इन्हें भी अपना बेटा ही ख्याल करती थी। जब शबनम जावेद के कमरे में जा पहुंची तो दबे पांव परवीन भी नीचे का दरवाजा बंद करके ताकि अम्मी न आ जाएं, सीढ़ियों पर जा खड़ी हुई, इस मुकाम तक जहां वो शबनम और जावेद की बातें ज्यादा साफ और वाज़ेह सुन सकती थी। वो जावेद की जबान से बार बार अपने लिए प्यार का इकरार सुनना चाहती थी और इसे उम्मीद थी कि जावेद वो सब बातें शबनम की मार्फत जरूर कह देगा जो इससे ना कह सका। फिर कुछ देर बाद जैसे शबनम की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि आज बाजी से क्या बातें हुई, वही जो मैंने और तुमने वादा किया था कि इन्हें हमराज बना लेंगे, इन्होंने वो सब कुछ मुझे बता दिया है। शबनम वो आज कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था और कह रहा था कि तुम फूलों की पाकीज़गी हो और या चमन की रूह, मुझे इससे सरोकार नहीं, मगर तुम मेरी रूह की बहार हो, मेरे गुलशन का वो पौधा हो जिसे मैं कभी ख़ज़ाओं के साए में ना आने दूंगा। तुम कितनी प्यारी हो, जी चाहता है तुम्हें मरियम जैसी पाकीज़गी क्लियोपेत्रा के हुस्न और फूलों की ताजगी का मुरक्का कहूँ। मैंने तुम्हारी बाजी से आज बड़ी बातें की और वो भी कितनी अच्छी हैं जो हमारा साथ दे रही हैं। शबनम, अगर इन्होंने हमारा साथ दिया तो हम किसी रुकावट और किसी भी जिद्दोजहद के बगैर एक दूसरे को हो जाएंगे। हमने एक मुद्दत प्यार किया है और गुजरा हुआ वक्त हमारे प्यार का गवाह है। फिर मैं इतना कमतर तो नहीं हूँ जो तुम्हारी अम्मी इनकार कर देंगी। आज मैंने एक मकान की बात कर ली है, आने वाले एक हफ्ते में वो मकान लेकर वहाँ मुंतकिल हो जाऊंगा। फिर चंद दिनों बाद मेरी अम्मी तुम्हारे और मेरे प्यार में पहली गिरा लगा देंगी। ये क्या? इसने खुद से कहा। या तो मैं गलतफहमी में मुब्तला रही या इस जावेद ने मुझसे संगीन मजाक किया है। परवीन का जिस्म जैसे सर्द हो गया और वो कांपने लगी। इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और वो अब बामुश्किल सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में जा पहुंची और बिस्तर पर यूं गिर पड़ी जैसे वो किसी संगीन हादसे का शिकार हुई हो। इसने खुद से कहा, यकीनन वो दोनों आपस में प्यार करते हैं और इन्होंने बहुत से इकरार कर रखे हैं और एक होना चाहते हैं। फिर इसे एक एक करके 2 साल के अरसे पर मुहित वो सारी बातें याद आने लगी जो जावेद ने इससे कही थी। वो शबनम के लिए भी हो सकती थी, तो वो एक बहन की हैसियत से इससे बातें करके अपना हामी बना रहा था और बहन भी कितनी अच्छी निकली कि खुद इसे दिल दे बैठी। और ये कमबख्त दिल भी क्या भला है जो एक बार दिया जाए तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता। तो क्या मैं इसे भूल जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं इसे नहीं भूल सकती। मैं 2 चीज़ों में से एक का इंतखाब करूंगी, जावेद या मौत, और ये फैसला भी मैं शबनम से करवाऊंगी कि वो मुंतखब करती है, वो किसे मुंतखब करती है। फिर इसे शबनम का वो इनकार याद आया जो इसने बल्लू की माँ को दिया था, जिससे इसने कहा था कि मैं शादी अभी नहीं करूंगी, अभी मंगनी भी रोक दो। और परवीन के हाथ वो वक्त न आ रहा था जब इसने शबनम की मंगनी का फैसला लेट करके खुद अपने रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर दी थी। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसने खुद से कहा, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ पसंद की और वो जावेद था, और ये शबनम ये कितनी खुदगर्ज है जो ये इसे भी मुझसे छीन रही है। मैंने सिर्फ शबनम से प्यार किया था, अपने बच्चों जैसा। मैं इसे अपना सब कुछ दे देना चाहती थी, मगर ये शबनम ये मुझसे मेरा प्यार भी छीन रही है। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं इसका गला घोट दूंगी, मैं इसे हलाक कर दूंगी। क्या हक है कि मेरे हक को भी लूट ले? मगर जावेद तो शबनम से प्यार करता है, जहन ने दस्तक दी और फिर वो जैसे फिर सुनसी हो गई। तो मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं जावेद के प्यार में इतनी दूर जा चुकी हूँ कि जहाँ से वापस नहीं लौट सकती। मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ। मैं शबनम से अपनी तमाम खिदमत का सिर्फ एक मुआवजा मांगूंगी और वो जावेद का प्यार होगा। तो क्या वो तुमसे प्यार कर सकेगा? तुम्हारी गलतफहमी का नकाब तो उलट चुका। तुम इसे ऐसा करके शबनम के प्यार को चुराने की जसारत कैसे कर सकती हो? जिस जहन से सरगोशी मैं सब कुछ करूंगी, मुझे खुद से भी बगावत करनी पड़ी तो करूंगी, जावेद के लिए, जावेद जो मेरा है, क्योंकि मैंने उसे और सिर्फ
اس سے اپنا چاہا ہے. اگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو نہ کرے، میں تو اسے چاہتی ہوں نا. وہ مجھے مل گیا تو اسے خود سے پیار کرنا سکھا دوں گی. وہ جیسے رونے لگی. میں امی سے کہوں گی کہ وہ شبنم کی وہاں منگنی طے کر دیں جہاں سے اس کے لیے رشتہ آیا تھا. شادی جب وہ چاہے گی ہوتی رہے گی. ناول جنگلی کا پارٹ 5 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. بقیہ کتاب صفحہ نمبر 156 سے سماعت فرمائیے. شکریہ.